चलिए वेलकम। इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर के सोल्यूशन करेंगे जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है 25-26 सेशन का। चले आए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम एमसीक्यू से करेंगे। चले आए, चले फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ ए इक्वल टू दिस वन, बी इक्वल टू दिस वन, सी इक्वल टू दिस वन, एलसीएम ऑफ ए बी सी इज़ गिवन 3780, देन एक्स की वैल्यू 4 ऑप्शन दी हुई है। चलिए क्वेश्चन में था ए आपको गिवन था, बी और सी, एक्स से ये निकालना है। एक्स एलसीएम गिवन था 3780। चलें, अब हमें पता है एलसीएम में क्या होता है, सभी फैक्टर्स लिखते हैं विथ हाईएस्ट पावर। 2 कॉमन सभी में आ रहा है, सभी फैक्टर लिख देने 2, हाईएस्ट पावर यहाँ भी 2 थी, 2 थी, 2 थी, मतलब 2 ही आएगा। एलसीएम अगर निकाले तो ये आएगा। अब 3 फैक्टर की पावर 1, यहाँ 1, यहाँ एक्स है। अब एक्स पता नहीं कितना है तो वो ले लेंगे, 1 से कम तो होगा नहीं, ठीक है। और 5 और 7 एज इट लिख देंगे, 5 इंटू 7, और आंसर दिया हुआ था एलसीएम कितना है 3780। ओके, अब आगे क्या कर देंगे जी। अब इन 2 का स्केयर हमें पता है 4 होता है, दैट इज़ 4 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 इंटू 7, दैट इज़ 3780। 3 की पावर x इक्वल्स टू आ जाएगा, वो नीचे ले आएंगे और सिंप्लीफाई कर लो। 4 आ गया नीचे, 5 भी नीचे आ गया, 7 भी नीचे आ गया। अब कैंसलिंग करके देखो क्या आ रहा है, तो मेरे पास 4 के टेबल पे चले जाएगा। 4 9 सा 36, 1 कैरी 4 सा 16, 2 कैरी 5, 9 45 आ जाएगा। फिर से अब 5 के टेबल पे जाएगा, कैंसिल कर दे, 5 1 सा 5, 5 8 सा 40, 4 कैरी 189। 7 के टेबल पे जाएगा, 7 2 सा 14, 4 बचे 49, 7 7 सा 21। तो मेरे पास आ गया 3 की पावर x, उधर बचा था, इधर आ गया 27। और 27 सबको पता है 3 का क्यूब होता है, 27 ही बचा था ना, 3 का क्यूब। अब बेसिस सेम पावर्स आर इक्वल, और x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, x कितना है 3। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है जी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ ए पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। अब बोला कि 2,3, जैसे x2 y3, ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये है, यहाँ से वाई एक्सिस है, ये वाला डिस्टेंस पूछा है। तो चेक कर लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट। वाई एक्सिस से पूछा है 2 यूनिट, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2 यूनिट्स। और इन शॉर्ट में याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछे ना जब भी, तो हमेशा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट आपको उठा देना है 2, ठीक है। अगर यही पूछता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछता तो आंसर क्या होता, वाई कोऑर्डिनेट, फिर 3 यूनिट हो जाता। अगर एक्स एक्सिस से पूछता तो ये वाला डिस्टेंस पूछा है एक्स एक्सिस से, ठीक है, तो ये 1 2 3 यूनिट होता, ठीक है। चलो ये याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अगर एक्स एक्सिस पूछा है तो वाई कोऑर्डिनेट। चले थर्ड क्वेश्चन है, इफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन आर नॉट पैरेलल लिखा है, देन के की वैल्यू क्या होगी। अगर ये पैरेलल नहीं है लाइंस, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी क्या थी, +1 यहाँ था, मैंने उठा के उधर कर दिया। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, कांस्टेंट या तो दोनों लेफ्ट की तरफ रखो या दोनों राइट की तरफ रखो। पहले 1 को उधर कर देंगे। सबको पता है पैरेलल लाइंस नहीं दी हुई, या तो फिर लाइंस क्या होंगी, पैरेलल नहीं दी हुई, पहली ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो इंटरसेक्टिंग बनेगा, पहली लाइन का ग्राफ मान लो ये है, दूसरी का इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या फिर कोइंसिडेंट। 2 ऑप्शन हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट। एक लाइन ऐसे है, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। 2 ऑप्शन है, पर कोइंसिडेंट भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सोच सकते हैं। देखो अपने आप, अगर पैरेलल तो है नहीं है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट तभी होगा जब A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2, सबको पता है, इक्वल टू C1 ओवर C2, सभी बराबर होने चाहिए, ठीक है, तभी कोइंसिडेंट होती हैं। अब कोइंसिडेंट नहीं हो सकते, A1 A2 सबको ही पता है, ये A1 है ये A2, ये हो गया 3/2, ये तो मुझे पता ही नहीं है। C1 C2 देखो क्या है, 2/-1, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये 3/2 है, ये -2 है, ये आपस में बराबर ही नहीं आ रहे, मतलब कोई इंसिडेंट भी नहीं हो सकती। मतलब अब ऑप्शन क्या बची, लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग ही होंगी। लाइंस दोनों क्या बची, इंटरसेक्टिंग होगी। तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है,
फॉर इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन है जी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। मतलब हमने क्लियरिटी होगी कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ये कंडीशन होती है, यूनिक सोल्यूशन होते हैं। अब A1 A2 की वैल्यू रखो 3/2, A1 3 है और A2 2, कंपेयर कर लेंगे। B1 B2 क्या है, y को छोड़ के ये B1 ये B2, 2k/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इधर आ जाएगा 15/15 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 4, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/4 नॉट इक्वल्स टू k, मतलब k इज़ नॉट इक्वल्स टू 15/4, k की वैल्यू क्या होगी नॉट इक्वल्स टू 15/4। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, ऑप्शन ईजी होके देख लेंगे, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आई होप क्लियर। चले अगला क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इफ BC 7 है, CD 4 है एंड AD 3 है, द लेंथ ऑफ AB। साफ लिख दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD दैट सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। BC की वैल्यू दी हुई थी 7, ये 7 सेंटीमीटर है। CD की वैल्यू दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है AB की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए, ये बुक का क्वेश्चन है रिजल्ट, कि अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, अपोजिट साइड का जो सम होता है ना, ये प्रूव करने की अब जरूरत नहीं, याद होना चाहिए ये। तो अपोजिट साइड AD और BC, इनका सम जो होगा, जो बाकी दो अपोजिट साइड्स है ना AB और CD, उनके सम के बराबर होगा, AB प्लस CD के बराबर होगा। दैट्स ऑल, बस बाकी हो गया। अब 4 में से 3 गिवन है, 3 था, BC 7 था, AB निकालना है, और CD आपको पता है 4, तो ये हो गया 10, और 4 इधर से आ जाएगा -4 इक्वल्स टू AB। दैट इम्प्लाइज AB कितना आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेंगे, यस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन फिफ्थ है, इफ़ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है देन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। 4 ऑप्शन दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, सबको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सबको पता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये फार्मूला बन जाएगा ना A² माइनस B² का, दैट इज़ A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ठीक है। तो ब्रेकअप कर दो, सीकेंट माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, A माइनस बी A प्लस बी, आंसर तो 1 ही होगा। अब इसका आंसर दिया हुआ है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया हुआ था x, इसकी जगह x रख देंगे, ये x दिया हुआ था मल्टीप्लाई बाय, और इसका आंसर पूछा था सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 1 था। तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/x। सो 1/x, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी होके देख लिया एक बार, ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन दी हुई, कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। पहली इक्वेशन थी मेरे पास ये, ठीक है, तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया A प्लस बी का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB इक्वल टू, ये हम ब्रैकेट खोल दी 2x प्लस 6, ये हो गया x² प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 2 टू ज़ा 4x इक्वल टू, सब कुछ एक तरफ लेंगे, ये -2x हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो x² ये न्यूट्रलाइज होके प्लस 2x बचेंगे, 4 - 6 इज -2। तो हमने देखा डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक। अब बाकी भी चेक करके देखेंगे, ये सिंप्लीफाई करके देखेंगे, बी और सी चेक करेंगे, वो भी क्वाड्रेटिक बनेगी, डिग्री 2 आ जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक ही रहेगी, डिग्री 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक। फोर्थ ऑप्शन डी चेक करेंगे, मेरे पास थी x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। बी और सी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, वो भी डिग्री 2 आ जाएगी। अब यहाँ देखो x² ब्रैकेट खोलेंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई किया प्लस x² प्लस x, अब 2 की बारी प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये बन गए x² प्लस 3x प्लस 2, दोनों ऐड कर दिए, इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब इजी होकर देखना, x² कैंसिल ही हो जाएंगे जी, उधर आएगा,
अब 3x ये इधर आएगा, 3x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मेरे पास बचेगा क्या, अपने आप देख लो, 3x माइनस 2x क्या बचा, x ही बचा और -1। अब देखो डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही, डिग्री 2 नहीं आ रही, सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक, नॉट ए क्वाड्रेटिक। वाई, सबको पता है डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है, डिग्री कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक नहीं, बाकी चेक करके देखना क्वाड्रेटिक आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 7th क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, पांचों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, रेडियस 1 है सभी का, intersecting each other in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 cm। जो कोड बन रही है, दो सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, जैसे फिगर में ए बी कॉर्ड दिखाई हुई है, ठीक है। इसकी ए बी लेंथ कितनी है, 1 है, जितना रेडियस है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन। डॉटेड रीजन आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रीजन है। मैं पिक्चर फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे ये थी मेरे पास पिक्चर। डॉटेड रीजन एक ये है, फिर ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है। इसका एरिया निकालना पूरे इस इंक्लूड। अब रेडियस कितना था, इजी होके देखे, 1 दिया होता है, ये रेडियस ही है, ये भी क्या है, रेडियस है, ये 1 था। और जो कॉर्ड ए बी थी, ए बी, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है, 1। अब इजी होके देखना, ये ट्राइंगल ए ओ बी तो बन गया इक्विलेटरल, सभी साइड्स 1 1 1 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो एंगल कितना आ जाएगा, मतलब ए ओ बी इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल, सभी साइड्स 1 1 है, तो एंगल थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब ये सेक्टर बन जाएगा, सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे, जो पूरा ये सेक्टर दिख रहा है आपको ऐसा, उसमें से ये वाला ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस हो जाएगा, इस डॉटेड रीजन का आ जाएगा, जो आपको रेड दिख रहा है, इस डॉटेड रीजन का आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ऐसे कितने बन रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डॉटेड थे। फिगर में आपको क्लियर ना हो, ये भी डॉटेड था, ये भी डॉटेड था, ये डॉटेड, फिर ये वाला ऊपर वाला, ये नीचे वाला और ये वाला। तो हम पहले एक डॉटेड रीजन का निकाल लेंगे, इतने का एरिया ऑफ 1 डॉटेड रीजन। 1 डॉटेड रीजन का कितना आ जाएगा, सबको पता है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया कर देंगे, सेक्टर के में से ट्राइंगल का माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा था, सभी साइड 1 है, उसका एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका ये आ जाएगा। अब थीटा सबको पता है इक्विलेटरल था, तो एंगल ये थीटा कितना 60 है, 60/360। इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर दिए हुए हैं, पाई की वैल्यू रहने दो। रेडियस कितना था क्वेश्चन में, 1 था, तो रेडियस 1 × 1 √3/4, ये माइनस का साइन है बेटा, माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड कितनी थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, साफ दिख रही है ना, 1 ही है, 1 × 1। तो अब कैलकुलेट कर लो, ये 6 टाइम चला जाएगा, पाई/6 आ गया, माइनस √3/4, माइनस √3/4, ये आ जाएगा एरिया एक डॉटेड रीजन का, नीचे वाले का। इसका ऐसे कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉटेड रीजन है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास ऑफ द डॉटेड रीजन इज, एक डॉटेड रीजन का इतना था, उसको 8 से मल्टीप्लाई भी करना नहीं भूलना है, पाई/6 माइनस √3/4। सो ऑप्शन ये चेक कर लेंगे, ये डॉटेड 8 बने थे, उनका एरिया आ जाएगा। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन डी 8 पाई/6 माइनस √3/4, ठीक है। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक बार रिकैप कर लें ऑप्शन के साथ भी, और सोल्यूशन भी देख ले। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रेडियस 1 था, कॉर्ड की लेंथ 1 थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल रेडियस 1, एंगल थीटा कितना हो गया 60, 1 डॉटेड रीजन नीचे वाले का आ जाएगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, तो 8 थे, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, पेयर ऑफ डाई इज टॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम एज 8, सम 8 ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ठीक है। चलिए देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नॉट 8, ठीक है।
तो सम 8 कैसे आ सकता है? पहले तो देखो सम 8, सम एज 8 मतलब पहली पे 2 आ जाए, दूसरी पे क्या है 6 आ जाए, सम 8 हो जाएगा। अब आपको करना क्या, बार बार छांटने की ज़रूरत नहीं, सिंपल तरीका देखें, 2 लिखा और दूसरी पे 6 आए, 8 हो जाएगा सम, दोनों को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। अब इसको इंक्रीज़ करते जाओ, 3 4 5 अप टू 6 तक इंक्रीज़ करना है, इसको डिक्रीज़ करते जाओ अप टू 2 तक, 5 4 3 2, ये सम 8 आ जाएंगे। देख लो 8 आ रहा है कि नहीं। सो सम एज 8 5 फेवरेबल केसेस आ जाएंगे। सम 8 बने तो फेवरेबल केसेस कितने आए, फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे 8, सम एज 8 आ जाएंगे, ठीक है 5 सॉरी, ठीक है। अब सम नॉट 8 तो कितने हो जाएंगे, सम नॉट 8 तो अपने आप ही क्लियर है, 36 टोटल आउटकम्स होते हैं, 5 फेवर में थे माइनस कर देंगे, 31 ए फेवर नॉट। सो प्रोबेबिलिटी सम नॉट 8 सबको पता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, और सबको पता है 2 डाइजेस फेंकी जाए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 36, फेवर में 31 नॉट 8। सो ऑप्शन आ जाएगी 31/36। ऑप्शन चेक कर लेंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 8 आने के सम ये थे, 5 फेवर में थे, नॉट 8 वाले 31, फेवरेबल ओवर टोटल ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 9 है जी। 2 sin 5x इक्वल टू √3 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साइन 2 पहले नीचे ले, फाइन 5x कितना हो जाएगा √3/2। क्या साइन के टेबल पर देखना है कि √3/2 कभी मिलता है, यस √3/2 होता है साइन के टेबल पर, साइन 60 की वैल्यू होती है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल साइन साइन कंपेयर कर देंगे 60 के बराबर आएगा, साइन साइन कंपेयर कर दिया, 5x एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, और x की वैल्यू पूछी थी 5 से डिवाइड कर देंगे 12 डिग्री आ जाएगा। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी 12 डिग्री, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 1 to 15 एंड देयर HCF इज़ 81, देन पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स कितने होंगे। क्वेश्चन सिंपल ही है, सम ऑफ 2 नंबर इज़ दिस वन, HCF 81 है। मान लो 2 नंबर्स क्या हैं जी, नंबर्स हैं जी मेरे पास, लेट नंबर्स बी x एंड y, मान लो ये 2 नंबर थे x एंड y, ठीक है, उनका सम दिया हुआ था इतना और HCF दिया हुआ था 81। भाई कोई 2 नंबर मुझे नहीं पता, वो निकाल क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। HCF 81 दिया हुआ ना, मतलब जो पहला नंबर है उसमें भी 81 आ रहा होगा, HCF अगर 81 है कॉमन ही होगा ना, 81 इंटू सम नंबर होगा, और जो दूसरा नंबर है उसमें भी 81 आ रहा होगा इंटू सम नंबर होगा, तो ही HCF 81 आएगा। HCF का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, और ये ए और बी क्या होंगे को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब कोई कॉमन फैक्टर ना हो, बिकॉज अगर HCF माना 81 है, 81 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब 81 दोनों में दिखा दिया, और ए बी क्या होंगे को प्राइम, मतलब आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों का सम कितना दिया हुआ था, दोनों नंबर मतलब x और y 2 नंबर थे, उनका सम दिया हुआ था 1 to 15, मतलब पहला नंबर था 81A और दूसरा नंबर था 81B, वो था 1 to 15, ठीक है। अब इजी होके देखें, 81 इनमें से कॉमन ले लो, a प्लस बी इक्वल टू 1 to 15, a प्लस बी कितना आ जाएगा 81 से डिवाइड कर दे बेटा, अपने आप करके देखना, 1 to 15 को 81 से डिवाइड कर देंगे, ये 15 टाइम्स चला जाएगा, 15 आ जाएगा, a प्लस बी कितना आ गया 15। अब अपने आप देखो a प्लस बी करके 15 आ जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, 114 15 ही हो जाएगा, 213 312 15 आ जाएगा, उसी तरह 4 + 11 करेंगे 15 आ जाएगा, और क्या बन सकती है 5 + 10 15 आ जाएगा, 6 + 9 15 आ जाएगा, उसके बाद 7 + 8 कर दो 15 आ जाएगा, 8 + 7 करो या 7 + 8 वही आना, अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा होना शुरू हो जाएगा, फिर 9 8 मतलब यहाँ तक चलेंगे कॉम्बिनेशन। अब सारे नहीं हो सकते पेयर, मैंने बोला था ए और बी क्या होते हैं को प्राइम, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ए अगर 1 है बी 14 है, ये को प्राइम नंबर है, यस आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब एक ये पेयर तो सही है, ठीक है। दूसरा पेयर 2 13 2 और 13
क्या को प्राइम नंबर है? यस, को प्राइम नंबर है, ये भी ठीक है, को प्राइम नंबर ही है ना दोनों, आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। 313 भी हो सकता था पर ये को प्राइम नंबर है 3 और 12, नहीं 3 कैंसिल कर देगा ना 4 टाइम्स, आपस में कॉमन फैक्टर आ गया 3, 3 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है? 3, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये पेयर नहीं हो सकता। उसी तरह 4 11 देखो, क्या को प्राइम है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये नहीं कि ये भी सही है। क्या 5 10 कॉमन को प्राइम नंबर है? नहीं, बिकॉज कॉमन फैक्टर 5 आ गया, ये गलत है। उसी तरह 6 9 देखो, इनमें 3 कॉमन आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। 7 8 को प्राइम नंबर है, आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। आगे कहानी बेटा 8 7 वही होनी है, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 80 ए और बी क्या थी? को प्राइम नंबर, ये पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? 1 2 3 और 4। सो 4 पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 4 पॉसिबल पेयर्स आर पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑप्शन चेक करेंगे, 4 पॉसिबल पेयर्स, यस। हाउ मैनी पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल? 4 ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन, ठीक है। एक बार क्लियर कर ले सारा, ठीक है, आई होप क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 11th क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस वन एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन हाइट ऑफ द कोन इज, 4 ऑप्शन दी हुई है, तो सिंपल है, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, जो बेस है उसका एरिया, तो बेस किस फॉर्म में है? सबको दिख रहा है, सर्कल की शेप में है बेस, इसका एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ बेस दैट इज़ 51, मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल है ना, बेस सर्कल की शेप में, उसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर ही होता है, 51 दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया हुआ? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 85 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्यूब ही में होगा, वहाँ स्क्वायर लिखा, वॉल्यूम है तो क्यूब कर लो, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस वन 85, ये पूरी वैल्यू दी हुई थी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 51 रख देंगे, 1/3 इंटू 51 इंटू एच इक्वल्स टू 85। यहाँ से आप कैलकुलेट करो, 3 1 3, 2 कैरी 7, 17 नीचे आ जाएगा, एच आ जाएगा 85/17, और ये 5 टाइम्स आता है, तो हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। चले अब 12th क्वेश्चन है जी, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन 4 ऑप्शन दी हुई है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब कई तरीके हैं, चलो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जी। अब साइन के बारे में पूछा ए बी सी की, ज़ीरोज़ इक्वल दिए हुए हैं, सबको पता है ज़ीरोज़ कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो इक्वल, ज़ीरोज़ या रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, ये होता है कि नहीं। रूट्स आर इक्वल या ज़ीरोज़ आर इक्वल जब डिस्क्रिमिनेंट उसका 0, मतलब बी स्क्वायर कितना होगा? 4ac। अब कहानी समझो, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। अब देखो बी कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, ऊपर स्केयर लगाएं, स्केयर करने के बाद पावर 2 है तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आ रही है। अब राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए? ये 4 तो पॉजिटिव नंबर है, अब ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सी भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही पॉजिटिव बनेगा। या फिर ए क्या होना चाहिए? ये ए है, ये सी है, ठीक है। ए क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। सी भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज दो पॉजिटिव मिलके तो ही पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर सेम हो गए। या दोनों पॉजिटिव हो, ए और सी, ए और सी दोनों पॉजिटिव हो, या ए और सी दोनों क्या हो? नेगेटिव हो, ठीक है, तो ही रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा ना। पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। दो नेगेटिव होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। -4 इंटू -3 कर दो तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब ए और सी के साइन क्या होने चाहिए? दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ए एंड सी हैव सेम साइन, सेम साइन। सेम साइन का मतलब क्या हो गया? या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए? नेगेटिव। सो ये ऑप्शन आप इजी होके एलिमिनेट कर लो, ऑप्शन डी आ जाएगी, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन।
ए एंड सी हैव सेम साइन होने चाहिए, ऑप्शन डी आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी है, चलो पहले यही तरीके से करके देखो, अगर डाउट हो तो मैं अगली वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। चले नेक्स्ट 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है जिसकी लेंथ ऑफ आर्क क्या है 22। ये लेंथ ऑफ आर्क ए भी एक आर्क थी, सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क यहाँ तक पूरी ये लेंथ ऑफ आर्क दी हुई कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर। इसको निकाल लिया गया, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। दो तरीके हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एक तो ये है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। रेडियस तो पता है 21 है, पर थीटा नहीं इस क्वेश्चन में पता, या तो थीटा निकाल लो, या फिर दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी फॉर्मूला है हाफ एल आर, हाफ एल आर। एल आर कितना था 21, और एल का मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क, जो ये वाली लेंथ ऑफ आर्क दी हुई, ये 22 दी हुई थी हेड वाली, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी 22। अगर दोनों एल और आर पता हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये हाफ इंटू एल 22 इंटू आर 21। सो 2 11 आ जाएगा, 21 इंटू 11 कर देंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ऑप्शन सी आ जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया, अगर ये फॉर्मूला अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो थीटा निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क से पहले थीटा निकाल लेंगे। एल का फॉर्मूला 22 दिया था, उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, वो दिया था 22, तो थीटा कैलकुलेट कर लो, थीटा 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ था जी 21 इक्वल्स टू 22 इक्वल्स टू 22। आई होप क्लियर है, दिख रहा होगा। जो जो कैंसिल हो रहे कर लो, चलो थीटा कितना आ जाएगा 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 360 भी ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 21 नीचे आ जाएंगे, ये 22 कैंसिल हो गए, 7 3 ये 6 हो जाएंगे, 60 आ जाएगा। तो देखेंगे कि थीटा कितना निकल के आ गया मेरे पास 60 डिग्री। एक तो ये तरीका हो गया, लेंथ ऑफ आर्क से थीटा निकाल लिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर के, रख दो वैल्यू, थीटा 60 था, 22/7 आर 21 था इंटू 21, ये 6 टाइम्स गया, 7 3 3 2 2 11 22 इंटू 21 इंटू 11 करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको हाफ एल आर, जब लेंथ और रेडियस पता हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये भी होता है, ये अप्लाई कर लो या वैसे कर लो, ठीक है, जो भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब अगला 14th क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर दिए हुए हैं आपको साथ ही, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ दी हुई, ए बी दिया हुआ था आपको 6 सेंटीमीटर में है, डी ई कितना दिया हुआ है, डी ई 9 सेंटीमीटर, ई एफ कितना दिया हुआ है 6, और एफ डी दिया हुआ है जी एफ डी 12 सेंटीमीटर में। अब पूछा इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये इसका पेरीमीटर होगा, तीनों साइड साइड करनी है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा जी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना। अब ये दोनों निकालने पड़ेंगे, ट्राइंगल सिमिलर थे ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी, मतलब ए बी बाई डी ऑर्डर में रखते हैं, जैसे सिमिलर दिए हुए हैं ए बी बाई डी किसके इक्वल होगा, अगली साइड ले लेंगे बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ, और तीसरा पेयर ये बचा ए सी और उसका बचा डी एफ ऑर्डर में। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज़ पता वो रख दो, ए बी की वैल्यू गिवन थी 6 रख दी, डी ई की वैल्यू 9 थी रख दी, बी सी तो मुझे चाहिए, ये तो पता नहीं है, हाँ ये पता, बी सी एज इट, ई एफ कितना था 6, ए सी की वैल्यू भी नहीं पता मुझे, एज इट रख देंगे, डी एफ की वैल्यू 12, जो जो पता था रख दिया। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये बन के 2/3 कैंसिल करने के बाद बी सी बाय 6 ए सी बाय 12। अब एक एक कर लो, पहला ये पेयर उठा लो, ये उठाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6/3 इक्वल टू बी सी। आई होप क्लियर, फर्स्ट और सेकंड ले लिया, ठीक है, 6 ऊपर चला जाएगा 2 बी सी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर।
अब वही फर्स्ट और लास्ट पेयर उठा लो, मतलब 2/3 इक्वल टू AC/12, 12 ऊपर इक्वल टू AC आ जाएगा। तो AC यहाँ से निकाल लो भैया, 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो AC आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर क्या था, AB मतलब 6 प्लस BC निकाल लिया 4 और AC निकाल लिया 8। मैं करके दिखा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बाकी तो सिंपल वन, 18 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, पेरीमीटर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चले अगला 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है जी, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी वोवल इज दिस वन। प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है 2/2x + 1, दैन x की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ए लेटर रैंडम फ्रॉम द वर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। पहले देखो टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स 11 हैं, ठीक है। और वोवल्स सबको पता है, वोवल्स क्या है, A E I O U, ठीक है। कौन कौन से आ रहे हैं, एक ये होगी A E, फिर से A आ गया I। वोवल्स आने के फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास, 4 फेवर में आ गए, 1 2 3 4 आ गए, फेवरेबल 4 है। सो प्रोबेबिलिटी किसी की निकालनी, वोवल की पूछी ना, उसका आंसर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक इज टू बी वर्बल इज दन। प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसने, कितनी दी हुई है, 2/2x + 1, और फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि फेवरेबल केसेस ऊपर रखो, 4 थे, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने थे, 11, टोटल लेटर्स 11, उसका आंसर दिया हुआ 2/2x + 1। उसने ये आंसर बोला, हमारा आंसर आया 4/11, तो x की वैल्यू पूछी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इतने स्टेप नहीं करने, फिर भी मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 11 2 22, 8x + 4 = 22, 4 माइनस कर देंगे, 18 बचेगा, तो x आ जाएगा जी आपके पास 18/8, 2 9 2 4, x आ जाएगा 9/4। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, 9/4 ऑप्शन आ रही है जी, बी ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी 9/4, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस पैरेललोग्राम। या तो पूरा करके देखें या फिर हल्का सा डायग्राम बना के सिंपल सा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं किसकी होंगी, ठीक है। चलिए रफली देखें, 9,0 ये मिल जाएगा, पहला पॉइंट आ गया 90। अगला था -9, -6, 9,-6, 9,-6 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 9,-6, ये ए आ गया, ये बी आ गया मान लो। तीसरा पॉइंट था जी, रफली बना लो, -9,6, ये 9 सी पॉइंट आ गया, -9,0 सॉरी, ठीक है सी। तीसरा चौथा है -9,6, -9,6 ऊपर आ जाएगा, रफली मैंने रफली थोड़ा बना रहा हूँ समझाने के लिए, इससे भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर लो, ये शायद आपको दिख रहा होगा, पहले दिख ना रहा हो, ये वाली फिगर क्या बन जाएगी आपके पास, ऐसे देखो जी, ठीक है, क्या बन रहा है रफली देख लो, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, नहीं तो पूरा चेक करके देख लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, क्या बनेगा जी आपके पास, पैरेललोग्राम, ठीक है। सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, सी ऑप्शन आ जाएगी। ये डायगोनल अगर अनइक्वल आगे तो पैरेललोग्राम है, या फिर दोनों इक्वल आगे रेक्टेंगल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर लो, या फिर ऐसे ही फिगर रफली बना के भी क्लियर कट हो रहा है कि ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5, if each of the observation of the data is increased by 2, then median is of the new set। तो मीडियन भी 2 से इंक्रीज़ कर देगा, चाहे मीन हो, चाहे मॉड हो, चाहे मीडियन हो। अगर समझना फिर से देखो, मान लो ये मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखी हुई, कैसे लिखी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में। जब भी मीडियन निकालना असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मान लो ये मैंने 9 ऑब्जर्वेशन लिखी है, 9 ऑब्जर्वेशन थी लिखी,
4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, ये आ जाएगा मीडियन ही आ जाएगा। उसने दिया हुआ था 20.5, मीडियन दिया हुआ था कितना, मीडियन दिया हुआ था 20.5। कह रहा है अगर हर ऑब्जर्वेशन में 2 इंक्रीज़ कर दो, अगर इसमें 2 इंक्रीज़ करेंगे 7 हो जाएगा, इसमें इंक्रीज़ करेंगे 7 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे 22.5 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 27 में ऐड कर देंगे 29 हो जाएगा, ये 2 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा। अब मीडियन देखो क्या हो गया, 4 इधर से छोड़ देनी, ऑब्जर्वेशन तो उतनी है 4 इधर से, अब मीडियन आ जाएगा 22.5। अब मीडियन कितना है 22.5, पहले 20.5 था तो 2 से बढ़ गया कि नहीं, 20.5 से कितना हो गया 22.5, इंक्रीजेज बाय 2, सो मीडियन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 2। इतना करना नहीं, जस्ट आपको याद रखना है अगर हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड किया मीडियन भी 2 से इंक्रीज़ कर देगा। अगर यही बात मीन में होती तो भी वही थी, अगर मॉड में लिखी होती, मीन मीडियन मॉड में किसी में भी लिखी होती तो बात क्लियर यही थी। अगर लिखा होता डिक्रीज़ बाय 2, इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ बाय 2, तो मीडियन भी 2 से डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा होता मीडियन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी लिखा होगा हर ऑब्जर्वेशन में जितना इंक्रीज़ डिक्रीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उतना ही मीडियन मॉड और मीन में उतना चेंज आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखें। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा जी इसका क्वेश्चन का 17 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, इज इंक्रीज बाय 2। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 18 क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर। पॉइंट मान लो ये भी कोई पॉइंट पी है जी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये पूछा है कि टेंजेंट पी टी की लेंथ क्या होगी। तो सिंपल सबको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, ये टेंजेंट है ये रेडियस है, टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल कितना होगा, एंगल टी पे होगा 90 डिग्री, टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि 41 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, और पी टी हमें निकालना था, ये होता है कैलकुलेट कर ले कितना आ जाएगा 41 का, ये आ जाएगा जी 1681 इक्वल्स टू 81 प्लस पी टी स्क्वायर। ठीक है, 81 माइनस कर देंगे तो 1600 बचेंगे इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, सबको पता है जी 1600 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो की एक आ जाएगी, पी टी कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज़ 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप क्लियर है सबको। चलिए आप असर्शन रीज़न वाले 2 क्वेश्चन और अगले सेशन में करेंगे। 19th क्वेश्चन, द नंबर्स 5 पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या असर्शन सही है? यस, असर्शन इज़ ट्रू, कभी 0 पे एंड नहीं होगा। 5 पावर n कैनॉट एंड विद 0, यस बिल्कुल सही है। द नंबर एंड्स विद 0 इफ़ द प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन 2 and 5, यस। कोई भी नंबर, रीज़न भी बिल्कुल यही है, कोई भी नंबर तभी एंड विद 0 होगा जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हों। 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 5 ही आ रहा है और 2 तो आ ही नहीं रहा, तो कभी एंड विद 0 नहीं होगा। जितनी मर्जी 5 की पावर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 2 और 5 दोनों आएंगे तो येगा। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है एंड करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, और यही रीज़न था हमारे पास। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब दोनों ही बातें सही है, असर्शन रीज़न दोनों सही है, तो 19th का क्या आ जाएगा जी आपके पास, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 20th क्या बोल रहे हैं कि कॉज ए प्लस कॉस के रे 1 है, तो साइंस के रे प्लस साइंस पावर 4 1 होगा। बहुत बार पहले आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कॉज ए प्लस कॉस के रे 1 है, तो साइंस के रे प्लस साइन पावर 4 1 होगा। तो आपने अब देख लो, कॉज ए ये इधर जाएगा 1 माइनस कॉस के रे, और सबको आइडेंटिटी पता है, एक साइंस के रे प्लस कॉस के रे कितना होता है, 1 ही होता है कि नहीं। तो 1 ये उधर जाएगा, 1 माइनस कॉस के रे कितना आ जाएगा, सबको पता है साइंस के रे होएगा। इसकी जगह मैं साइंस के रे लिख सकता हूँ, यस। अब देखो मैंने एक स्टेप किया, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड, ये बन जाएगा ये कॉस के रे, स्केयरिंग कर देंगे तो ये साइन 4 पावर ए आ जाएगी। अब कॉस के रे को फिर से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइंस के रे, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस
साइन स्केयर ए इक्वल टू साइन 4a, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू साइन स्केयर ए प्लस साइन 4a। क्या बात सही है? यही उसने बोला था, क्या लिखा था, अगर कॉज ए प्लस कॉस स्केयर ए 1 है तो साइन स्केयर ए प्लस साइन पावर 4a भी 1 होगा। यस, बिल्कुल सही है। और रीज़न लिखा है जी, असर्शन तो बिल्कुल सही है जी। रीज़न लिखा कि साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए 1 है। यस, बिल्कुल तो सही है। क्या करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसी को तो हमने यूज़ करके प्रूव करके दिखाया। तो कैसे किया था, पहले ये था, उधर भेजा 1 माइनस कॉस स्केयर ए आ गया, वो हो गया साइन स्केयर ए, स्केयरिंग बोथ साइड कर दी स्टेप में, कॉस स्केयर ए हो जाएगा अगले स्टेप में, साइंस पावर 4a, फिर से वही, ठीक है। चले अगले के जो है सेक्शन बी सी अगले वीडियो में करेंगे। चले, थैंक यू वेरी मच।